हेलो भाई, तो अब पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका क्या है, किस चीज़ की बनी होती है, अंदर क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, ये सभी अपन डिस्कस करते हैं। अगर इस बार आपने मुझसे सेल के बारे में पढ़ लिया, कोशिका के बारे में, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सभी आप कर देंगे। देखते हैं सेल है जो, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। ये बनी किस चीज़ की होती है? जैव रासायनिक अणुओं की बनी होती है। जैव रासायनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है। जैव रासायनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है कोशिका। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये है ना, ये इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। और ये है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर केंद्रक, हिंदी में लिख देते हैं केंद्रक। न्यूक्लियर इसको बोलते हैं। इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो कोशिका के अंदर क्वेश्चन आए कि क्या क्या होता है, तो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य और न्यूक्लियर केंद्रक होता है। अब बात आती है कोशिका के बाहर क्या है। कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं जंतु कोशिका, इसको बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका, टू टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जंतु पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। सबसे पहले आप देखते हैं, आप खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, 1665 में कॉर्क में देखा, सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क में देखा तो ऐसे होल नज़र आए, चैम्बर नज़र आए, खाली थे वो चैम्बर। तो इसी को नाम उन्होंने क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने इन्हीं को नाम दिया, सेल नाम दिया। 1665 ईस्वी में कोशिका नाम दिया रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक, एक और वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। जीवित कोशिकाओं का पता लगाया किसने? ल्यूवेनहॉक ने। तो अपन ने कितनी बातें डिस्कस की हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका जैव रासायनिक अणुओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य केंद्रक पाया जाता है। बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और क्या देखा? इसके अंदर केंद्रक होता है। अब इसके बाद देखते हैं, एक वैज्ञानिक और थे, ब्रिचाउ नाम। ब्रिचाउ आए 1855 में। इन्होंने बताया, 1855 में ब्रिचाउ ने बताया कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं हैं, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। कोशिकाएं कैसे बनती हैं? विभाजन की क्रिया से। केंद्रक में विभाजन होता है तो 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं कोशिकाएं। ये किसने कहा? ब्रिचाउ ने। अब इसके आगे पर देखते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, जर्मन वैज्ञानिक थे, दो लोग थे, स्लाइडन एवं स्वान। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं स्वान ने 1839 में एक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा, इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा, 1839 में जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडन एवं स्वान ने थ्योरी दी, जिसमें कहा कि प्रत्येक जीव एक कोशिका या उससे अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक जीव। और उसमें उन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं हैं, पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। इसके बाद देखते हैं, उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से मानी गई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से मानी गई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? कोशिका से। तो ये 3-4 बातें स्लाइडन एवं स्वान ने अपनी थ्योरी में कहा। कोशिका सिद्धांत 1839 में आपको याद रखना है। क्या क्या इन्होंने कहा?
इसके बाद देखते हैं कोशिका का आकार। आकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है आपको पता हो? सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। इसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर, जो इसका आकार होता है। एक क्वेश्चन ये आता है सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे हो, किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा। इसका आकार क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, या इसको ऑस्ट्रिच इंग्लिश में बोलते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका आकार होता है 170 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर, ये इसका आकार होता है। इसके बाद आकार को लेके एक क्वेश्चन और बनता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्र कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य और केंद्रक होता है। अब इसके अंदर कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में होती है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। इसके बाद लाइसोसोम है। इसके बाद अंतःप्रादप जालिका, एक केंद्रक से जो सटी हुई संरचना होती है, इसमें देखो दोनों में है। इसको बोलते हैं अंतःप्रादप जालिका। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बोलते हैं इसको, अंतःप्रादप जालिका। इसके बाद गोल्गी बॉडी है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसी सीक्वेंस में आगे एक एक ऑर्गन्स को समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की? इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक को खोजा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। और केंद्रक से क्या क्या आता है? कोशिका का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहा जाता है। कंट्रोल रूम, कोशिका का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहा जाता है। खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसके बाद देखते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन देख लें। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन की ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन। ये होती है अर्धपारगम्य। इसको साफ कर देते हैं, एक मिनट रुकना जी। तो अपन देख लिया, केंद्रक देख लिया। अब सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली भी देख ली है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसके बाद कोशिका भित्ति देखते हैं। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये होती कहती है, यह पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, पारगम्य झिल्ली होती है। इसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादप जालिका। अंतःप्रादप जालिका,
ER, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अनियमित आकार की होती है कोशिका के अंदर, इसका कोई आकार नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी जैसी चार आकार की होती है। अंतः प्रारंभ जालिका, इसका काम होता है कोशिका के अंदर परिवहन करना। एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अंदर परिवहन का काम कौन करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी। अब देखते हैं इसकी खोज किसने की। खोज की थी पोर्टर ने। पोर्टर ने इसकी खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यह अनियमित आकार की होती है और ये दो प्रकार की होती है। क्या, ER होते हैं दो प्रकार। फर्स्ट होती है चिकनी और खुरदरी। खुरदरी ER और चिकनी ER। अब देखते हैं खुरदरी, जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं तो खुरदरी हो गई। और राइबोसोम नहीं पाई जाती, राइबोसोम नहीं पाई जाती तो वो कैसी होगी, चिकनी सतह की होती। तो दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। खुरदरी जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इस बंद करना। इसके बाद देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम देखते हैं क्या होता है, क्या काम होता है, किसने खोज की। राइबोसोम, सबसे पहले राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। आप प्रोटीन फैक्ट्री इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। अब राइबोसोम की खोज किसने की। राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। पैलाडे ने इसकी खोज की। प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर होती है। ये आपको बातें याद रखना है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमन ने। अल्टमन ने इसकी खोज की। और नाम, एक क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वेंडा ने। वेंडा ने नाम दिया। अब इसमें होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा बनती है। किसके रूप में बनती है, ATP के रूप में, एनिमो ट्राइअमीन फास्फेट, ATP के रूप में 38 ATP ऊर्जा बनती है इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब एक क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये छोटी छोटी संरचना होती है, बीच वाली संरचना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी इसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सूक्ष्म संरचना को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमन ने की थी, नाम वेंडा ने दिया था। 38 ATP के रूप में इसमें ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA एवं राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA एवं राइबोसोम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको तो आप रट लेना, जंतु कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा सबसे बड़ा अंग, जंतु कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया होती है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सबसे बड़ा अंग तो आपको पता है केंद्रक सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जंतु कोशिका में दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसका खुद का DNA। गोल्जी काय को समझते, इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सीक्रेशन, स्त्रावण। कोशिका के अंदर पाचक एंजाइम का स्त्रावण करता है कौन, गोल्जी काय। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की, इसलिए और इसका काम परिवहन भी होता है, इसलिए इसे संचालक भी कहते हैं। डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी काय को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। इसके बाद देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को समझते हैं।
लाइसोसोम। लाइसोसोम को आपको पता ही होता है, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं। थैली नाम से आपको पता होगा, थैली नुमा सबसे छोटी संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। पाचक एंजाइम एवं रस भरे होते हैं लाइसोसोम के अंदर। इसकी खोज की थी डीडोवे ने आत्महत्या की थैली मतलब लाइसोसोम की खोज की। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं एवं रस। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, आप सभी ने तो रट लिया होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कहते क्यों हैं, अब देखते हैं। कोशिका के अंदर ये थैली नुमा संरचना होती है, छोटी लाइसोसोम। इसमें कुछ पाचक एंजाइम एवं रस भरे होते हैं। इसको ये एंजाइम परिवहन का काम भी करते हैं एवं सुरक्षा का भी काम करते हैं लाइसोसोम। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, अब इस पर डिस्कस करते हैं। इसको आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो अचानक कभी भी बाई चांस अगर टूट जाए तो ये पाचक एंजाइम पूरे कोशिका के अंदर बिखर जाते हैं, जो इस सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करते हैं, जिससे कोशिका की हत्या मतलब कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं लवक की खोज किसने की थी, ई हैक्ले ने इसकी खोज की। ई हैक्ले ने लवक मतलब प्लास्टिड की खोज की। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन, प्लास्टिड। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, आवरणी लवक, एक होता है वर्णी लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक का काम क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, पत्तियों में। आवरणी लवक पाया जाता है जड़ों में, और वर्णी लवक पाया जाता है फल फूलों में। ये रंग डिसाइड करते हैं कि हरित लवक से पत्तियों का रंग कैसा होगा, हरे कलर का। आवरणी लवक करते हैं जड़ों में दण कैसे होंगे, वर्णी लवक फलों में फल फूलों के रंग कैसे होगा। एक इसका मेन पॉइंट है, इसकी खोज तो ई हैक्ले ने की थी। अगर क्वेश्चन आए कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है लवक। अगर क्वेश्चन आए जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो अब मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सिर्फ क्वेश्चन कैसा है, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग, ना उसमें पूछे पादप ना पूछे जंतु, तो आपको क्या लगाना है, लवक। तो ये सभी अपन ने देखते हैं। इसके बाद रिक्ति का देखेंगे, बंद करो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो आप सभी बताना। कोशिका से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको सभी को कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। इसके बाहर कुछ नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन हो आपसे ना बने तो वो मुझको कमेंट में करें, मैं बताऊँगा।